वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के बारे में। इससे पहले हम जानेंगे कि स्तर विद्युत की इकाई क्या है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रकार क्या है और विद्युत आवेश यानी कि आवेशों का स्थानांतरण कौन सी विधि से होता है और आवेशों का निर्धारण किस युक्ति की सहायता से हम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे स्तर वैद्युत की। ये स्तर वैद्युत की किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा है, देखो दोस्तों यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो स्तर है, स्तर यानी कि विराम अवस्था, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो भौतिकी यानी कि जो विद्युत की किसकी शाखा है, फिजिक्स में पढ़ रहे तो फिजिक्स की शाखा है, तो फिजिक्स का पार्ट है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यानी कि भौतिक विज्ञान की शाखा है, तो हम क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्तर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। केवल कौन से आवेशों के बारे में? स्तर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, न कि गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। केवल किस प्रकार के आवेश होंगे? स्तर आवेश। तो स्टूडेंट्स, स्तर विद्युत की किसे कहते हैं? आप स्वयं ही डेफिनेशन बनाओ। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्तर आवेशों के बारे में क्या करोगे? स्टडी, अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगा? स्तर वैद्युत। यानी कि हमने केवल स्तर आवेश यानी कि सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे? स्तर आवेशों के बारे में, यानी कि जो स्तर विद्युत की है इसमें केवल हम स्तर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, अपने जो 12वीं क्लास में है स्तर विद्युत की इकाई के 4 लेसन हैं। पहला लेसन है विद्युत क्षेत्र, और दूसरा है गाउस के अनुप्रयोग, और तीसरा लेसन है विद्युत विभव, और चौथा लेसन है विद्युत धारिता व संधारित्र युक्तियां। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि स्तर विद्युत की क्या है। स्तर विद्युत की के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंतर्गत स्तर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, और स्तर विद्युत की में अपने 12वीं क्लास में 4 लेसन है। पहला लेसन यानी कि जो फर्स्ट लेसन है वो विद्युत क्षेत्र है, और दूसरा जो लेसन है वो गाउस के अनुप्रयोग है, और तीसरा लेसन है वो क्या है अपने पास? विद्युत विभव है, और चौथा जो लेसन है वो है विद्युत धारिता व संधारित्र युक्तियां। ये 4 लेसन ऐसे हैं इनमें केवल स्तर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब आपको मैं ये बता देता हूं एग्जाम्पल से कि स्तर आवेश ही के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि सर स्तर आवेश तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, लेकिन गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेंगे? और तो यही प्रश्न आपका है कि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और विद्युत या हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ये अपने आरबीएससी बोर्ड में
2013 में पूछा गया था ये प्रश्न कि गतिशील आवेश किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। हम इस शाखा में केवल किसके बारे में अध्ययन करेंगे, स्तर आवेश के बारे में, तभी तो हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये भी बता देते हैं कि धारावाही जो चालक होते हैं, धारावाही चालक ये किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं स्टूडेंट्स, ये केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अगर गतिशील आवेश, यानी कि आवेश तो गतिशील है, आवेश गति कर रहा है, और क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जब इसका जो वेग है, यानी कि इसका जो वेग है वो क्या हो, समान, यानी कि इसका वेग क्या हो, समान, तब ये दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब इसका वेग असमान हो तो क्या होगा, जब इसका वेग असमान हो या त्वरित हो, वेग क्या हो, त्वरित हो, तो क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। लेकिन इसके साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग जानते हो, मैंने आपको एक ट्रिक दिखाई थी गाइड पर दास रेट, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें पढ़ोगे। तो हम सबसे पहले स्तर विद्युत की चर्चा कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्तर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, स्तर विद्युत कहलाती है। स्तर विद्युत की यानी कि कौन कौन से लेसन है जो आपको +2 क्लास में पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसमें फर्स्ट लेसन है विद्युत क्षेत्र, दूसरा लेसन है गाउस के अनुप्रयोग, और तीसरा लेसन है विद्युत विभव, और चौथा लेसन है विद्युत धारिता एवं संधारिता। और इसके एग्जाम्पल यानी कि स्तर आवेश, यानी कि स्तर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा, तो गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। जब वेग समान होगा तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और जब वेग असमान यानी कि आवेश क्या है, त्वरित है, तो त्वरित है तब इसके साथ चुंबकीय तरंगे भी निकलेंगी। और धारावाही चालक क्या उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से हमने स्तर विद्युत के बारे में पढ़ा, और स्तर विद्युत की जो यानी कि अनुप्रयोग है, स्तर विद्युत के जो अनुप्रयोग है वो यानी कि जैसे सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी के बारे में आप जानते हो, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। फोटोग्राफी, तो इस तरीके से हम इनके अनुप्रयोगों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि ये जो सिस्मोग्राफी है ये भी स्तर विद्युत के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये फोटोग्राफी है ये भी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, स्तर विद्युत की। हम पढ़ रहे हैं नंबर दूसरा जो टॉपिक अपना विद्युत आवेश। ये जो विद्युत आवेश है किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि हम इसमें स्तर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे इस लेसन में। तो विद्युत आवेश क्या है, तो हमें आवेश के बारे में पता भी होना चाहिए कि आवेश किसे कहते हैं। आपको मालूम है अच्छी तरह से कि हमने पढ़ा है, घर पे अध्ययन किया है कि मोबाइल को चार्ज लगा दो। किसको चार्ज में लगा रहे हो, मोबाइल को चार्ज में लगा रहे हो। तो मोबाइल को जब चार्ज में लगाओगे तो चार्ज क्या है, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो चार्जिंग क्या है, आवेश। तो हम डेफिनेशन बनाएंगे विद्युत आवेश किसे कहते हैं। वैसे आपको ये बता देते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे मान लो कि ये पेन है और मैंने बालों में इसको रगड़ा, तो रगड़ने पर क्या हुआ कि ये इस वस्तु का जो वजन है ना, इससे हल्की वस्तु को, जो नीचे पड़े हुए कागज के टुकड़े, उनको आकर्षित करता है। इस आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है देखो, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो
आकर्षित या आकर्षण में प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, इसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? विद्युत आवेश कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, इसे विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि जब हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो उनमें क्या तो आकर्षण का गुण आएगा या प्रतिकर्षण का गुण आएगा। या तो हमने जैसे ही इसमें बालों में इस पेन को रगड़ा तो ये कागज के टुकड़ों को क्या तो आकर्षित करेगा, या उन कागज के टुकड़ों का क्या करेगा, ये प्रतिकर्षण करेगा। तो वही क्या है? विद्युत आवेश कहलाता है। या हम इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, किसी पदार्थ की सतह पर, किसी पदार्थ की सतह पर विद्युतमय का होना, विद्युतमय का होना क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। यानी कि किसी पदार्थ की सतह पर क्या होना? विद्युतमय का होना ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आपको ध्यान रखने की बात यह है स्टूडेंट्स कि जैसे परमाणु है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु पर जो आवेश है वो नहीं है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं है। ऐसे किसी भी पदार्थ यानी किसी भी वस्तु पर आवेश नहीं होते। वस्तु पर क्या नहीं होते हैं? आवेश नहीं होते हैं। जब तक नहीं होंगे जब तक हमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते नहीं है। और इस जो आवेश है वो क्या होते हैं कि जैसे इस पेन को इस पेन से रगड़ रहे हैं, ये डाटा है, ये पेन है, इस दोनों को रगड़ रहे हैं, तो इस पर जो आवेश है इस पेन पे आवेश नहीं है, नहीं इस पर आवेश। जब इनको रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा। आवेश रगड़ने पर उत्पन्न होता है, आवेश रगड़ने पर उत्पन्न होता है, पहले से आवेश नहीं होते हैं। परमाणु पर आवेश नहीं होता है। जैसे आपको मालूम है कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं, और प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो प्रोटॉन प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। तो इस तरीके से आवेश क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ऐसे ही आपको ये और बता देते हैं कि किसी भी वस्तु पर भी आवेश नहीं होता। स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद में विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सर्वप्रथम थेलस ने, कौन से वैज्ञानिक ने? थेलस ने 600 ईसा में एक प्रयोग किया। और वो प्रयोग क्या था कि बिल्ली की खाल को एम्बर की छड़ से रगड़ा जाता है तो विद्युत उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। यानी कि सर्वप्रथम किसने बताया ये कि बिल्ली की खाल को एम्बर की छड़ से रगड़ा जाता है तो विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ये सर्वप्रथम थेलस ने बताया। कब? 600 ईसा में। यानी कि इसने एक प्रयोग किया, यानी कि एक तो बिल्ली की खाल की छड़, एक छड़ तो ये, और दूसरी थी एम्बर की छड़। दोनों को आपस में रगड़ा। यह क्या? रगड़ा गया। इन दोनों को जब रगड़ा गया, दोनों यानी कि बिल्ली की खाल की छड़ और एम्बर की छड़, तो ये पाया गया कि क्या उत्पन्न होने लग गई? विद्युत उत्पन्न होने लग गई। तो विद्युत उत्पन्न होने लग गई तो इस तरीके से किसकी खोज हो गई? विद्युत आवेश। तो सर्वप्रथम किसने बताया? थेलस ने बताया। और ये जो एम्बर है,
आपको मालूम है ये जो एम्बर है, ये इसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है कि जो एम्बर है उसका ग्रीक भाषा में अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से क्या बना है? इलेक्ट्रोसिटी। इलेक्ट्रॉन यानी कि एम्बर जो शब्द है, एम्बर जो थेलस ने बताया था, जो एम्बर की जो छड़ ली थी, उसका ग्रीक भाषा में यानी कि जो ये ग्रीक भाषा का शब्द है एम्बर, और इसका अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या अर्थ है इसका? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से ही क्या बना है? इलेक्ट्रोसिटी। जो इलेक्ट्रोसिटी है इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत की। क्या बोलते हैं इसे? विद्युत। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एम्बर को ही हम क्या बोलते हैं? एम्बर जो है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। एम्बर है वही क्या है? इलेक्ट्रॉन है ग्रीक भाषा में, यानी कि जो एम्बर को जो ग्रीक भाषा है उसी में इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो ही आवेश क्या होंगे? उत्पन्न होंगे। तो इसीलिए एम्बर की छड़ को बिल्ली की खाल से सर्वप्रथम किसने रगड़ा? थेलस ने। फिर इसके 1000 वर्ष बाद यानी कि 1600 ईसा में एक वैज्ञानिक और आया जिसका नाम है गिलबर्ट। क्या नाम है? गिलबर्ट। इसने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में बताया कि जब कांच की छड़, किसकी छड़? कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। यानी कि सर्वप्रथम थेलस ने बताया, उसके 1000 वर्ष बाद में गिलबर्ट वैज्ञानिक आया, यानी इसका क्या आ गया? इसका बाप आ गया। किसका? थेलस का। यानी कि ये वैसे बाप नहीं है इसका, वैसे बोल रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने बताया कि बेटे थेलस कि ऐसे मैं तेरे को और भी उदाहरण दे सकता हूं कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो भी विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, और जब हम कांच की छड़ को एम्बर की छड़ से रगड़ते हैं तो भी आवेश उत्पन्न होता है, और जब हम ऊनी कपड़े को एम्बर की छड़ से रगड़ते हैं तो भी आवेश उत्पन्न होता है। ये किसने कहा? ये कहा गिलबर्ट ने। किससे? थेलस से कहा। तो हम याद रख सकते हैं, बाद में इस तरीके से इसकी डेफिनेशन किसने दी? गिलबर्ट ने, थेलस के बाद में। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्तर विद्युत की पढ़ ली है, विद्युत आवेश हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि ये विद्युत आवेश है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो विद्युत आवेश के जो प्रकार हैं, आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि विद्युत आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर निर्धारित किया। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश, इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश दो प्रकार का होता है। एक आता है धनात्मक आवेश और दूसरा है ऋणात्मक आवेश। यानी कि धनात्मक आवेश और दूसरा क्या अपने पास? ऋणात्मक आवेश। इन दोनों का धनात्मक नाम और ऋणात्मक नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन
फ्रैंकलिन। क्या नाम है वैज्ञानिक का? बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। जिस वस्तु यानी कि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या कहलाएगा? धनावेशित। कैसी वस्तु कहलाएगी वो? धनावेशित। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? ऋणावेशित। तो स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ रहे हैं कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं। तो धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होता है, और जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? अधिक हो जाते हैं, तो किसकी कमी होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरीके से आवेश कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। और हम ये पढ़ रहे हैं, विद्युत आवेश के प्रकार। तो यानी कि विद्युत आवेश के जो प्रकार है वो कैसे निर्धारित हुए? विद्युत आवेश कितने प्रकार का है? 2 प्रकार। तो विद्युत आवेश का निर्धारण कैसे हो? यानी कि विद्युत आवेश 2 ही प्रकार के, इसका निर्धारण कैसे हो? तो देखो, सर्वप्रथम 2 कांच की छड़। ये क्या है? 2 कांच की छड़। किसकी छड़ है? ये दोनों ही कांच की छड़। हमने 2 कांच की छड़ ली, और सेकंड में हमने 2 ही एम्बर या एबोनाइट की छड़ ली, एम्बर की छड़। और हमने इन दोनों को, यानी कि इन दोनों को अलग अलग, हमने जो कांच की छड़ ली इसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के कपड़े से रगड़ा। और एम्बर की जो छड़ है इसको हमने रगड़ा ऊनी कपड़े से। इसको हमने रगड़ा रेशम के कपड़े से, इसको कांच की छड़ को, और एम्बर की छड़ को रगड़ा हमने ऊनी कपड़े से। अब हमने इन दोनों छड़ों को रगड़ के रख दिया ऐसे। जैसे रगड़ा तो इन दोनों के मध्य क्या उत्पन्न हुआ? दोनों ही कांच की छड़ें रगड़ने के बाद में, यानी कि रगड़ने के बाद की स्थिति, रगड़ने के बाद क्या हुआ? इन दोनों के मध्य क्या होने लग गया? प्रतिकर्षण। और जब हमने देखा कि ऊनी एम्बर की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा, तब इनमें भी क्या हुआ? इनमें भी प्रतिकर्षण होने लगा। क्या होने लगा? प्रतिकर्षण। ये दोनों ही छड़ किसके हैं? एम्बर की छड़ है, एम्बर की छड़। और ये दोनों ही छड़ किसकी है? कांच की छड़। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब एम्बर की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो भी प्रतिकर्षण हो रहा है, और जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जा रहा है और दोनों कांच की छड़ को रखा गया, दोनों ही कांच की छड़ है, दोनों क्या है? ये कांच की छड़। जब रगड़ा तो भी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। तीसरे प्रयोग में हमने देखा कि कांच की छड़, एक तो हमने ली कांच की छड़ और एक हमने ली एम्बर की छड़। एम्बर की छड़ देखा तो इन दोनों के मध्य क्या होने लग गया? आकर्षण। तो इस तरीके से आवेशों का निर्धारण हुआ कि धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? जिसमें यानी कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि इसमें जो यहां है ना, यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋणावेशित कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर प्लस आवेश ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी
यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। तो ये किस प्रकार के आवेश कहलाए, ऋणात्मक आवेश, और ये किस प्रकार के आवेश कहलाए, धनात्मक आवेश। अब इसी से स्पष्ट हुआ, निष्कर्ष क्या निकला इससे, नंबर 1 निष्कर्ष ये था कि प्लस 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 का क्या है, सम्मान, और माइनस माइनस भी क्या है, सम्मान। तो सम्मान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, या हम कह सकते हैं सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। दूसरा निष्कर्ष ये निकला इनमें, आप देखो कि एक प्लस का है लेकिन माइनस का है, तो दोनों के मध्य क्या हुआ, आकर्षण हुआ। तो दोनों ही क्या है, एक प्लस जाति का है लेकिन माइनस जाति का है, तो यानी कि तो प्लस और एक माइनस, दोनों पर आवेश की प्रकृति कैसी है, विपरीत है। तो हम कह सकते हैं विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षण उत्पन्न करते हैं, या हम कह सकते हैं विजातीय आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, प्रतिकर्षण। और सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। कैसे, आप ही देख लो, आपकी कक्षा में दो भाई एक साथ पढ़, अब दोनों में क्या होगा, कंपटीशन है, 12वीं में हो तो परसेंटेज बनानी तो पड़ेगी आप लोगों को, तो परसेंटेज के लिए आप लोग क्या करोगे, तो आप दोनों भाई हो समान प्रवृत्ति के, तो दोनों में क्या होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। यदि दोनों अलग अलग हैं भाई और दोनों नजदीक बैठे हैं तो एक दूसरे से कॉपी भी ले लेते हैं, तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। और आकर्षण हमेशा विजातीय यानी कि अलग अलग जाति के व्यक्तियों में ज्यादातर आकर्षण मिलता है, और समान जाति के व्यक्तियों में प्रतिकर्षण मिलता है देखने के लिए। तो इसी तरीके से हम पढ़ सकते हैं, जैसे कोई यादव है तो वो यादव से क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, दूर रहने की कोशिश करेगा। और यादव है, उसके पास में कोई सैनी बैठा हुआ है, तो उस सैनी से वो क्या करेगा, मित्रता करेगा। वो मित्रता ही क्या है, आकर्षण है। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अपने एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, छोटी सी, आप ही आंसर देना, Q1 प्लस Q। इससे पहले एक एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, Q1 और Q, ये दोनों मान 0 से बड़ा। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, Q1 और Q2 0 से कम है दोनों ही मान। और तीसरा जो एग्जांपल ले रहे हैं, Q1 प्लस में Q2 बराबर 0। तो स्टूडेंट्स आप ही पता लगाओ कि इसमें किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, इसमें किस प्रकार की प्रकृति होगी आवेश की। तो देखो 0 से अधिक कब होगा, ये मान 0 से अधिक कब होगा, जब प्लस में आए। और जब हम प्लस को प्लस से गुणा करते हैं, दोनों के बीच में गुणा का साइन, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं प्लस साइन आता है, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, प्लस आता है, जो 0 से क्या है, बड़ा है। तो आप स्वयं देख लो कि दोनों आवेश कैसे हैं, प्लस, या दोनों ही क्या है, माइनस, तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। Q1 और Q2 Q1 और Q2 दोनों 0 से कम, इसका मतलब साइन क्या आएगा, माइनस में आना चाहिए, यानी कि आंसर इन दोनों को गुणा करें तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में। तो आपको मालूम है जब माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, या प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो भी क्या आता है, माइनस। तो आपको मालूम है एक माइनस और एक क्या है, प्लस, तो दोनों क्या है, विपरीत प्रकृति के हैं, तो इनके मध्य क्या उत्पन्न होगा, आकर्षण।
अब देखो इसमें Q1 प्लस में क्या है, Q2। आपको मालूम है कि यदि Q1 प्लस Q2 दोनों जुड़े हुए हैं, बराबर में 0 है, इसको इधर लेके आओ तो क्या होगा, Q1 माइनस Q2। इस पर आवेश कैसा है, प्लस, और इस पर क्या है, माइनस, तो दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण। इस तरीके से आप ये एग्जाम, ये जो आपको मैं दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है आपको घर से करना है। Q1 माइनस Q2 बराबर 0, बताओ किस प्रकार से, यानी इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी आवेश। Q1 माइनस Q2 बराबर 0, इसमें किस प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, ये आपको घर से हल करके बताना है। और आप जो भी इस चैनल को देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर देवें। इसका जो आंसर है Q1 माइनस Q2 बराबर 0, तो इसमें किस प्रवृत्ति का आवेश उत्पन्न होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने आवेश के प्रकार पढ़े, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं आवेशन की विधि क्या है, यानी कि आवेश की विधि क्या है, आवेश यानी कि किस प्रकार से स्थानांतरित होता है। तो सबसे पहले जो विधि है वो है, या तो हम कह सकते हैं इसे घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत, या इसको हम कह सकते हैं घर्षण आवेशन। तो घर्षण विद्युत किसे कहते हैं, सर्वप्रथम हमें यह पता लगा, फिर इसके बाद हम इस विधि के बारे में जानें। तो घर्षण विद्युत किसे कहते हैं, जब दो वस्तुओं को, जब दो वस्तु आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, तो विद्युत उत्पन्न होती है, विद्युत उत्पन्न होती है, जिसे घर्षण विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे घर्षण विद्युत कहते हैं। सर्वप्रथम हमें यह मालूम होना चाहिए कि विद्युत घर्षण किसे कहते हैं। तो घर्षण विद्युत किसे कहते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो उसमें क्या उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होगी। जो विद्युत उत्पन्न हो रही है वो ही क्या कहलाता है, घर्षण विद्युत कहलाता है। और इसको हम प्रयोग की सहायता से समझेंगे, इसका जो प्रयोग है वो देखेंगे हम। तो प्रयोग क्या है कि हमने सर्वप्रथम हमने एम्बर की छड़ ली, ये जो अपनी एम्बर की छड़ है, और दूसरी क्या है, कांच की छड़, और इन दोनों को हमने रगड़ा आपस में। क्या किया हमने, रगड़ा, इन दोनों को रगड़ दिया, एम्बर की छड़ को और किसको, कांच की छड़। रगड़ने पर हमने पाया कि एम्बर की छड़ पर तो माइनस आवेश, और कांच की छड़ पर प्लस आवेश। इसी प्रकार एक प्रयोग और करके देखा हमने। वो प्रयोग क्या था कि हमने एक ऊनी कपड़ा लिया, ऊनी कपड़े को हमने एम्बर की छड़ से रगड़ा, और देखा इन दोनों को भी रगड़ने पर हमने पाया कि दोनों पर ही ऊनी कपड़े पर तो किस प्रकार का आवेश था, प्लस, और एम्बर की छड़ पर जो आवेश था वो क्या था, माइनस। तो ये हमने देखा कि जब एम्बर को कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो विद्युत उत्पन्न होती है, जब ऊनी कपड़े को एम्बर की छड़ से रगड़ते हैं तो भी विद्युत उत्पन्न होती है, जब एम्बर की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो भी विद्युत उत्पन्न होती है, और जब हमें जो कंघा होता है बाल संवारने के लिए, उस कंघे को देखा तो भी उसमें भी क्या उत्पन्न हो रही थी, विद्युत उत्पन्न हो रही थी, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं।
तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि आवेश को दो भागों में बांट रखा हमने पहले ही, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसे एक सारणीबद्ध तरीके से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि एम्बर की छड़ को कांच की छड़ से रगड़ने पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, तो वो हम देखें। आपको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि धनात्मक आवेश किस पदार्थ होते हैं उन पर धनात्मक आवेश आता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले है अपना कांच की छड़। कांच की छड़ पर हमेशा कैसा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश आएगा। दूसरा अपना ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़े पर भी किस प्रकार का आवेश आता है? धनात्मक आवेश। तीसरा है अपना बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को या हम बोल सकते हैं, फर भी बोल सकते हैं। और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या है? ऋणात्मक। जैसे क्या? एम्बर की छड़। एम्बर की छड़, एम्बर की छड़ को एबोनाइट भी बोलते हैं, एबोनाइट की छड़ भी बोलते हैं, आभू नस की छड़ भी बोलते हैं। और दूसरा है प्लास्टिक, और तीसरा है रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा। इन सभी पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है और इन सभी पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जब एबोनाइट की छड़ को, किसको? एबोनाइट की छड़ को, जब हम एबोनाइट की छड़, ये क्या है? एबोनाइट की छड़ मान लेते हैं। क्या ये? एबोनाइट की छड़। और ये क्या है? ये अपने पास है बिल्ली की खाल। इन दोनों को रगड़ रहे हम, रगड़ लिया ऐसे, और रगड़ने पर देखा तो ये जो क्या है? एबोनाइट की छड़, और ये क्या है? बिल्ली की खाल। तो बिल्ली की खाल पर तो किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ? धनात्मक आवेश। और एबोनाइट की छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ? ऋणात्मक आवेश। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एबोनाइट की छड़ को फर से, फर यानी बिल्ली की खाल होती है, तो एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, यह हमने पढ़ा विद्युत घर्षण में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमने घर्षण विद्युत के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना कि किस वस्तु पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चालन। चालन विधि, नाम से स्पष्ट हो रहा है चाल के जाना। कौन सी विधि है ये? चालन विधि। आवेशों की जो चालन विधि है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि चालन यानी चालन हमेशा किसमें होते हैं? आपने 11वीं में पढ़ा है, एक चालन विधि आती थी, एक संवहन विधि आती थी, एक विकिरण विधि थी। तो जो चालन विधि है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। उस स्थानांतरित होने को ही हम क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। तो चालन विधि में किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। यानी कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? चालन विधि। लेकिन ये चालन विधि होती क्या है? इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्पर्श विधि भी बोल सकते हैं, स्पर्श विधि भी बोल सकते हैं। तो ये जो चालन विधि है, इसको हम सबसे पहले हम प्रयोग देखते हैं इसका, फिर इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो प्रयोग क्या है? प्रयोग सीखो आप पहले। देखो चालन विधि क्या है, तो चालन विधि होती क्या है, तो हम चालन विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो चालन विधि है वो सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि इसका प्रयोग, सर्वप्रथम जो प्रयोग है चालन विधि का, हमने एक अनावेशित, किस प्रकार का गोला है ये जो बना है ये धातु का है, और ये जो भाग है ये क्या है? कुचालक है। और ये कैसा है? अनावेशित। अनावेशित का तो आप जानते हो, जिस पर कोई आवेश
नहीं हो। ऐसी वस्तु जिस पर कोई आवेश नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अनावेशित वस्तु। ऐसी वस्तु जिस पर आवेश हो उसे क्या कहते हैं? आवेशित वस्तु। अनावेशित का दूसरा नाम क्या है? उदासीन। इसको हम उदासीन भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम अनावेशित वस्तु को, ये अपने पास कोई आवेशित वस्तु है, कैसा आवेश है ये? प्लस आवेश है। कैसी वस्तु है ये? आवेशित वस्तु। इन दोनों को पास लेके आया, यानी कि हमने इन दोनों को स्पर्श करवाया, संपर्क में लेके आया। इस पर कैसा आवेश था? प्लस आवेश। और इस पर किस प्रकार का आवेश है? कोई आवेश नहीं। लेकिन इसके कुछ आवेश इसमें चले गए, तो आवेशों का क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। आवेशों का क्या हो गया? स्थानांतरण। और हमने पाया कि इस पर प्लस आवेश और दूसरे वाले गोले पर भी क्या आ गए? प्लस आवेश। तो इस प्रकार क्या हो गया? आवेशों का स्थानांतरण हो गया। क्या हो गया? आवेशों का स्थानांतरण हो गया। तो चालन विधि किसे कहते हैं? बिल्कुल सी सिंपल, यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है कि जब किसी, देखो आप इसी से बनाओ, इसी प्रयोग से बनाओ। जब किसी, क्या ये अनावेशित क्या ये वस्तु है? अनावेशित वस्तु, जब किसी अनावेशित वस्तु को, ये क्या है? आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, तो क्या हुआ? अनावेशित वस्तु पर कैसा आवेश आया? दोनों के आवेश कैसे हैं? समान। तो डेफिनेशन क्या हुई? जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, तो चालन विधि, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, तो जो अनावेशित वस्तु है, जो अनावेशित वस्तु है, वो क्या होगी? आवेशित होगी। तो अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे चालन विधि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? चालन विधि कहते हैं। जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में रखा जाता है, तो अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? चालन विधि। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब देखो, आपको ये बता दें कि हमने ये स्टैंड क्यों लगाया। हमें ये कूद चालक स्टैंड लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर हम कूद चालक स्टूडेंट, जो कूद चालक स्टैंड है वो नहीं लगाए, तो क्या होगा? वो क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपके पास तांबे की छड़ है,